नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने अब तक किया था कि वैज्ञानिक संकल्पना के अंदर दो संकल्पनाएं थी, अद्वैतवादी और द्वैतवादी। अब हम बात करेंगे अलग अलग इनकी। पहला था आपका अद्वैतवाद। अद्वैतवाद में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक तारे की परिकल्पना को माना था। एक तारा मतलब एक तारा से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से विद्वान थे? सबसे पहला कांट, दूसरा लाप्लास। इन दो विद्वानों ने यह माना है कि सौरमंडल की जो उत्पत्ति है वो एक तारा से हुई है। कैसे? कांट ने वायव राशि परिकल्पना प्रस्तुत की है। कांट ने जो सिद्धांत दिया है वो वायव राशि के ऊपर है। इस वायव राशि में क्या है? कांट ने क्या माना है? कांट ने कहा है कि ब्रह्मांड के अंदर काफी सारे कण हैं या आद्य पदार्थ हैं या कण कह सकते हैं। इन कणों का आपस में टकराने से इनके अंदर क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगी। टकराने से इनमें गति उत्पन्न होगी। टकराने से इनमें गति उत्पन्न होगी। ये कण प्रारंभ में क्या थे? शीतल थे और छोटे थे। समय के साथ क्या हो गए? उष्ण भी हो गए और बड़े भी हो गए। अब कांट कहता है कि ये जब कण आपस में टकराते हैं तो इनमें गति हो जाती है। जैसे एक कण में दूसरा कण टकराएगा, इसमें गति होगी। और कण टकराएंगे तो गति होगी। तो इस तरह टकराते हुए उनमें एक इस तरह की आकृति उत्पन्न हो जाती है जिसे हम निहारिका कहते हैं। ये चीज बनी किससे? एक अणु से, एक कण से टकराने से गति, ऊष्मा और आकार में क्या हुआ? इनके वृद्धि। ये कांट ने बताया है। कांट ने ये जो विचारधारा है ये कब प्रस्तुत की थी? 1755 ईस्वी में। और ये कांट जो हैं वो जर्मनी के हैं और एक दार्शनिक है। दार्शनिक, आगे की सोच रखने वाले। ये जो सिद्धांत है वायव राशि परिकल्पना का, जो सिद्धांत है कांट का, वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है। वायव राशि परिकल्पना 1755 में सिद्धांत दिया गया जर्मनी का दार्शनिक कांट के द्वारा। ये सिद्धांत डिपेंड करता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के ऊपर।
शुरुआत क्या थी, एक कण, टकराव से गति भी आती है, टकराव से उत्पन्न भी होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और उनके आकार में वृद्धि भी होती है। तो वो एक इस तरह की आकृति बन जाती है। इसके बाद क्या होता है कांट के हिसाब से, कांट के हिसाब से इस निहारिका में से 9 छल्ले बाहर निकलते हैं। हम कह सकते हैं कि जब ये एक कण इकट्ठे हुए थे तो इनमें इतना प्रकाश, इतनी इनमें ऊष्मा उत्पन्न हो गई होगी कि इसमें एक विस्फोट हुआ होगा। विस्फोट का मतलब है केंद्र में घनत्व अधिक हो जाता है तो इस केंद्र से बल बाहर की ओर लगता है, केंद्र से बल बाहर की ओर लगता है। इस बाहर की तरफ बल लगने से 9 छल्ले इससे अलग हो गए। किससे? इस निहारिका से। ये 9 छल्ले आपके 9 ग्रह कहलाए। आज तो 8 ग्रह है, लेकिन जब ये सिद्धांत बना था उसमें तो 9 ही ग्रह थे। तो ये 9 ग्रह कहलाए। ये था कांट के हिसाब से। अब आप देखो लाप्लास के हिसाब से। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, इसमें कहा जाता है कि वो कांट का विरोध करता है। लाप्लास जो है वो कांट का विरोध करता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, क्यों? लाप्लास ने ये जो निहारिका सिद्धांत है वो 1796 ईस्वी में दिया था लाप्लास ने, और ये फ्रांस के विद्वान थे। ये फ्रांस के विद्वान थे। इन दोनों में क्या विरोध है? लाप्लास कहता है कि कणों के टकराव से ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। कांट कह रहा था उत्पन्न होती है, लेकिन लाप्लास कहता है नहीं होती। आकार में वृद्धि भी नहीं होती, आकार में वृद्धि भी नहीं होती, और गति भी उत्पन्न नहीं होती, गति भी नहीं आती। लाप्लास ने कांट की जो 3 महत्वपूर्ण बातें थी उन तीनों का उसने विरोध कर दिया। अब कांट क्या कहते हैं, लाप्लास क्या कहता है? लाप्लास कहता है, लाप्लास कहता है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो उन ग्रहणों में ऊष्मा पहले से थी। टकराने से ऊष्मा नहीं आई, उसमें पहले से ही ऊष्मा थी, उसमें पहले से ही ऊष्मा थी। और वो गतिमान
थे। ठीक है, मतलब इसने इसकी चीजों का पूरा विरोध किया। इसके बाद लाप्लास कहता है कि जो न्यायिका थी, जो कण इकट्ठे हुए थे, उसमें से एक छल्ला बाहर आया था, एक छल्ला, और फिर इस एक छल्ले के टुकड़े हुए, जिसके बाद में 9 ग्रह बने। कांट क्या कह रहा था कि 9 छल्ले बाहर आए, 9 छल्ले बाहर आए, लेकिन ये कहता है कि एक छल्ला बाहर आया, एक छल्ले के टुकड़े हुए 9 ग्रह कहलाए। ये कहता है कि जो 9 छल्ले बाहर आए वो 9 के 9 ग्रह ही थे। इन दोनों में इतना अंतर है, कांट में और लाप्लास में। तो ये तो है अद्वैतवाद। शायद बात समझ में आई होगी। दोबारा देख लेना इस चीज को अगर करना है तो। इसके बाद फिर होता है हमारा द्वैतवाद। तीनों का इकट्ठा कंपैरिजन हम करेंगे अभी बाद में। द्वैतवाद की जो संकल्पना वो दी थी चैम्बरलिन ने, वह मार्टन ने। तो इनका क्या था, आपने पढ़ा था द्वैतवाद में एक से अधिक तारे, एक से अधिक तारे से किसका निर्माण हुआ था, सौरमंडल, या हम कह सकते हैं पृथ्वी का। कैसे? वो कहता है कि ब्रह्मांड में एक तारा पहले से विद्यमान है, और ब्रह्मांड में 2 तारे होते हैं, ब्रह्मांड में 2 तारे हैं, लेकिन ये दूसरा तारा बहुत दूरी पर है। ये अपने पथ पर घूमता हुआ कहीं सूर्य तारे के पास आ जाता है। सूर्य तारा के पास आने से ये सूर्य को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, आकर्षित करता है, क्योंकि बड़ा है तो इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी अधिक होगी, और उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो इसको अपनी तरफ खींचेगा। जिस तरह से ज्वार हटाते हैं ना समुद्रों के अंदर, ठीक उसी तरह से। तो उससे क्या हुआ, सूर्य में से कुछ कण बाहर आ गए, कुछ कण बाहर आ गए, और ये जो बड़ा तारा था ये घूमता हुआ अपने कहीं दूर निकल गया। तो ये बाहर निकले हुए जो कण थे, ये कण कुछ बड़े कण थे, इनमें कुछ छोटे कण थे, और ये इकट्ठे होकर 9 ग्रह इकट्ठे हो गए। मतलब कुछ कण यहाँ इकट्ठे हो गए, कुछ कण यहाँ इकट्ठे हो गए, कुछ कण यहाँ इकट्ठे हो गए, इस तरह से ये 9 ग्रहों का निर्माण हो गया, ये कहता है चैम्बरलिन। कि एक बड़ा तारा जब सूर्य के पास से गुजरा तो इस सूर्य में कुछ उभार उत्पन्न हुए, उस उभार से काफी सारे कण बाहर की ओर निकले, और वो सारे कण, कुछ बड़े कण थे कुछ छोटे कण थे, बड़े कणों ने छोटे कणों को अपनी तरफ खींच लिया, और ऐसे करते हुए 9 ग्रह बन गए। फिर ये 9 के 9 ग्रह इसी सूर्य की परिक्रमा करते रहे। तब तक ये बड़ा जो तारा था वो यहाँ से निकल चुका कहीं दूर।
ये तो है चैम्बरलिन का। अब एक इसमें और है द्वैतवाद के अंदर, ये तो पहला था। दूसरा जेम्स एक बात रह गया, ये लगभग आपको 1905 के अंदर हुआ था ना चैम्बरलिन मार्टिन की। ओहो, मार्टिन की ये तो इन्होंने तो सिद्धांत दिया था वो ग्रहणों के ऊपर था, ग्रहणों के ऊपर था और 1905 ने दिया था। ये थोड़ा नोट कर लेना साथ में। दूसरा था जेम्स जीन व जेफरीज, इन्होंने ज्वारीय परिकल्पना दी। कौन सी थी? ज्वारीय परिकल्पना। कब दी? 1919 में। किसने दी? जेम्स जीन ने। जेफरी ने इसको 1929 में संशोधित किया, मतलब इसमें थोड़ा सा और सुधार कर दिया हुआ इसने। जेम्स जीन ये क्या कहते हैं, ये इसके बारे में क्या कहते हैं? ये कहते हैं दो तारे, एक बड़ा तारा जब इसके पास से गुजरा, इस सूर्य के पास से गुजरा, तो इस सूर्य में एक सिगार की भांति एक फिलामेंट बाहर आ गया। ये बड़ा तारा गति करता हुआ अपने कहीं दूर चला गया, लेकिन ये सिगार की भांति आगे कटा हुआ जो हिस्सा था वो सूर्य से अलग होकर इस सिचुएशन में ब्रह्मांड में आ गया। ठीक है। इसके बाद इसके 9 टुकड़े केंद्र प्रसारित, इसमें जो बल लगता है केंद्र से जो बल लगता है बाहर की ओर, तो फिर ये 9 टुकड़ों में विखंडित हो गया, जो आपके 9 ग्रह कहलाए, जो आपके 9 ग्रह कहलाए, जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। अब इनमें और विस्तार से करें तो खूब सारा मिलेगा मैटर। अब आपने इन चारों के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ली, इस +1 क्लास के लिए इतना मैटर बहुत हो जाता है, लेकिन फिर भी ये अगर समझ चुके हो तो हम इसको थोड़ा सा का अंतर कर लेते हैं। आपने अद्वैतवाद, द्वैतवाद, दो विचारधाराएं पढ़ी। अद्वैतवाद में एक तारा और द्वैतवाद में 2 तारे। अद्वैतवाद में आपने कांट को पढ़ा, लाप्लास को पढ़ा। द्वैतवाद में आपने चैम्बरलिन को पढ़ा और मास्टन को पढ़ा, और इधर जेम्स जीन को पढ़ा और जेफरीज को पढ़ा। कांट ने क्या माना कि विखंडन से 9 छल्ले बाहर आए, 9 छल्ले बाहर आए। लाप्लास ने क्या पढ़ा कि एक छल्ला बाहर आया, फिर इसके विखंडन हुए, जो 9 ग्रह बने। ये 9 छल्ले ही 9 ग्रह हैं। अद्वैतवाद में दोनों में अंतर हो गया। द्वैतवाद कहता है एक अन्य तारा से इसमें कुछ कण अलग हुए, जो 9 ग्रह कहलाए। जेम्स और जेफरी
ये कहते हैं इसमें से एक फिलामेंट बाहर आया, इसका विखंडन हुआ, फिर 9 ग्रह बने। सभी में फर्क आ गया। ये जो विचारधारा थी आपकी 1749 की थी। लाप्लास ने नहीं, सॉरी, 55 की थी। लाप्लास ने 1796 में दी, चैम्बरलिन ने 1905 में दी, जेफरी और इसने 1919 में, और इसने 1929 में इसको संशोधन किया। कांट ने जो कल्पना दी वो वायव राशि पर थी, वायव राशि पर थी। लाप्लास ने जो दी वो निहारिका पर थी। इन्होंने दी वो ग्रहाणु पर थी। जेम्स और जेफरी ने दी वो ज्वारीय थी, ज्वारीय परिकल्पना थी। इन चारों में अंतर आपको मिल गया, जिसमें आपको समझने में आसानी होगी। अद्वैतवाद क्या था, द्वैतवाद क्या था, अद्वैतवाद में कौन कौन से विद्वान थे और द्वैतवाद में कौन कौन से विद्वान थे। ये पृथ्वी से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी थी। इसके बाद में हम जो अगला टॉपिक बनेगा उसके बारे में करेंगे। आप ये कीजिए, बार बार कीजिए, ध्यान में आ जाएगा।